एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। लगातार आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उस पर कोई वीडियो बनाऊं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था कि रीज़न क्या है रशिया और यूक्रेन के वॉर का, क्यों रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने। तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन अब तो वॉर शुरू हो चुकी है और वॉर शुरू होने के बाद क्या क्या हो रहा है उस पर आज हमें नज़र डालनी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश की है एक सिंगल वीडियो में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि रशिया पे कुछ सैंक्शंस जो हैं वो अलग अलग यूरोपियन कंपनीज और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो रशिया पे कौन कौन ने क्या क्या सैंक्शंस लगाए हैं, और जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्विफ्ट सिस्टम, उस पे भी सैंक्शन लगा दिया गया है रशिया पर। साथ ही साथ हम देखेंगे कि रशिया ने किस तरीके से वीटो यूज की, भारत का क्या स्टैंड था, और भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज के हमारे रहने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में 2 क्वेश्चंस भी होंगे जिनके आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा और आज की क्लास का पीडीएफ वहां से आप ले पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रशिया पे लगाए गए सैंक्शंस के बारे में। सैंक्शंस मतलब होता है प्रतिबंध, क्योंकि लगातार जो है सभी कंट्रीज बोल रही हैं कि रशिया को वॉर से हट जाना चाहिए, अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाना चाहिए, और रशिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, अमेरिका के द्वारा कुछ सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पर लगाए गए हैं। उन्हीं प्रतिबंधों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूएसए ने कहा है और वेस्टर्न जो कंट्रीज है उन्होंने कहा है कि हम स्विफ्ट सैंक्शन लगाते हैं रशिया पे। अब रशिया की इकोनॉमी पे इस पे क्या असर होगा, वो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे कि आप अगर इंटरनेशनल एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना चाहते हैं तो उसमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए। तो स्विफ्ट यही काम करता है। स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है जो अपने पास पैसा रखता है या पैसे को भेजने का काम करता है। स्विफ्ट सिंपल एक मैसेजिंग सर्विस है जो इंटरनेशनल ट्रेड करने और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में मदद करती है। तो स्विफ्ट क्या है, एक आपका मैसेजिंग एप्लीकेशन है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो स्विफ्ट के पहले, जब स्विफ्ट नहीं बना था, तो स्विफ्ट के पहले क्या इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हम कोई और सिस्टम यूज करते थे? तो आंसर है यस, हम टेलेक्स का यूज किया करते थे, लेकिन टेलेक्स बहुत स्लो था और उसकी सिक्योरिटी भी बहुत कम थी, है ना। उसमें मतलब साइबर सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा खतरा था, उसको हैक करना भी आसान था, और सिक्योरिटी रीजन के कारण अब उसका यूज नहीं किया जाता। अब पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक कंपनी से दूसरे कंपनी, एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्विफ्ट क्या है, एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो एक, जैसे कि मुझे ए बैंक से बी बैंक में, एक यूएसए का बैंक है, एक इंडिया का बैंक है, पैसे भेजना है, तो स्विफ्ट क्या करेगा, इनके बीच में एक नेटवर्क की तरह काम करेगा कि वो एक बैंक से दूसरे बैंक मैसेज भेजेगा कि इतना अमाउंट इस बैंक से इस बैंक में ट्रांसफर होना है, और जब वो दोनों बैंक से कंफर्मेशन आएगा तो वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये काम आपका स्विफ्ट करता है। जैसे अगर आप लोगों को भारत के अंदर की बात करती हूं मैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना होता है तो आपसे बोला जाता है कि आप आईएफएससी कोड दीजिए, बोला जाता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने ट्रांजैक्शन किया भी होगा। वैसे यहां पर भी एक बैंक आइडेंटिफायर कोड होता है जिसको बीआईसी या स्विफ्ट कोड कहते हैं। तो हर एक बैंक का अपना स्विफ्ट कोड भी होता है और उसी के जरिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि स्विफ्ट क्या है। बेसिकली स्विफ्ट का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। स्विफ्ट इज अ सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट रैपिड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसे कब बनाया गया था? तो 1973 में इसे क्रिएट किया गया था बेल्जियम में, और प्रेजेंट समय में लगभग 11,000 बैंक, इंस्टीट्यूट और 200 कंट्रीज जो है वो स्विफ्ट सिस्टम से कनेक्टेड हैं। क्लियर हो गए इतनी चीजें। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो स्विफ्ट एक दिन में लगभग 40 मिलियन मैसेजेस को पर डे जो है वो सेंड करता है। कई ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन जो है वो स्विफ्ट के जरिए आज के समय में किया जा रहा है। अब इसे कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है? तो यहाँ पे कोई एक बॉडी नहीं है जो इसको रेगुलेट कर रही है। हालांकि इसका हेड ऑफिस आपने देखा कि बेल्जियम में है, लेकिन G10 की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो भी सेंट्रल बैंक है
और यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये सभी इसे कंट्रोल करने या रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो G10 में अगर मैं बात करूं, हालांकि G10 लिखा जाता है पर ये G11 हो गए हैं। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलैंड, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन, इन सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक है, उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो इसे रेगुलेट करता है। अगर हम बात करते हैं 2012 में, तो 2012 में स्विफ्ट में कुछ और ऑब्जर्वर्स या फिर कुछ और यहाँ पर सेंट्रल बैंक को अलग अलग कंट्री के ज्वाइन किया गया था, जिनमें से आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है, बैंक ऑफ कोरिया, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये सब भी जो है वो ओवरसाइट यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं ये सारे ट्रांजेक्शन्स को। तो ये होता है स्विफ्ट सिस्टम। तो हाउ द सैंक्शन वुड इम्पैक्ट रशिया। अब ये स्विफ्ट जो सैंक्शन लगाया है रशिया पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। बेसिकली अगर भारत का, जैसे कि भारत का फॉरेन रिजर्व की हम बात करते हैं, जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है, हमें उससे दूसरे देश में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑयल खरीदना है, गैसेस खरीदना है, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, तो हम ट्रांजेक्शन क्या रुपया दे के करते हैं? नो, हम डॉलर, एन या पॉन्ड वगैरह का यूज करके इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन किया जाता है। और ये पैसा कहाँ से दिया जाता है? जो हमारे फॉरेन रिजर्व होते हैं। हालांकि रशिया के पास भी बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व है, लेकिन जब स्विफ्ट पे ही आपने सैंक्शन लगा दिए तो रशिया उन फॉरेन रिजर्व का यूज नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, तो जो भी फॉरेन कस्टमर है, जहां भी फॉरेन कंपनी से या कंट्री से रशिया को फंडिंग होती है, पैसा मिलता है, जो भी वो विदेशों के साथ व्यापार करता है या भारत के साथ या दूसरी कंट्री के साथ भी हम व्यापार कर रहा है वो, तो यहाँ पर उन सब पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इससे रशिया की इकोनॉमी, वहां के बिजनेसमैन की, वहां की पब्लिक की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। हो सकता है कि रशिया के लोग जब ये क्राइसिस से गुजरे तो हो सकता है वो प्रोटेस्ट करने आ जाए, लेकिन वो सब तो बाद की चीजें हैं। इफ दिस सेक्शन आर इम्प्लीमेंटेड इट वुड हिट रशियन ट्रेड एंड मेक इट हार्डर फॉर रशियन कंपनी टू डू बिजनेस। क्लियर? ठीक है। Since Russian company will lose access to smooth transaction, the company wouldn't be able to receive payment from energy products like gases and oil. जब 2014 में क्रीमिया पे हमला किया था और क्रीमिया पे इन्वेट करने का काम जो है रशिया ने किया था, तब भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई थी, लेकिन वो सैंक्शंस लगाए नहीं थे। लेकिन फाइनली अब जो है स्विफ्ट के सैंक्शन जो है वो रशिया पे लगा दिए गए हैं। क्लियर? तो रशिया अब कैसे ट्रांजेक्शन करेगा? तो रशिया अब हो सकता है कि वो बिटकॉइन के जरिए ट्रांजेक्शन करे, या हो सकता है वो चाइना का जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन सिस्टम है उसको ले ले, क्योंकि अपना खुद का सिस्टम बना लेना इतना आसान बात नहीं होती। यहाँ पे बात की जा रही है यूएसए के द्वारा, कहा गया है, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अनाउंस करते हुए कहा है कि अब जो $630 बिलियन का सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी रिजर्व है रशिया का, वो उसको इस तरीके से नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि उसने इन्वेट किया है यूक्रेन पे। और यहाँ पे लिमिटेड रशियन एबिलिटी करने के लिए ये सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के 5 बैंक्स पर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर यूएसए के द्वारा की गई है। अब कोई ऐसा नहीं है कि ये स्विफ्ट का सैंक्शन अकेले रशिया पे लगाया गया है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने भी अलग अलग सैंक्शन रशिया पे लगाए हैं। जैसे कि जापान हो गया, जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन, इन सभी के द्वारा सैंक्शन जो है वो रशिया पे लगाए गए हैं। जैसे कि कैसे कैसे सैंक्शन, तो यूरोपियन यूनियन कहता है कि जो रशिया के पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन है, तो उन सब की प्रॉपर्टी को, उनके असेट को हम सीज करने का काम करेंगे। हम बैन कर देंगे इनके रशियन जो सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं। बेसिकली कोई भी कंट्री, जैसे कि हमारे भारत को किसी कंट्री से लोन की ज़रूरत है तो वो सोवरेन बॉन्ड को इशू करता है और उस बॉन्ड के बेसिस पे वो वहाँ से लोन लेता है और वेलफेयर के काम करता है, वॉट एवर उसे जो करना होता है। हालांकि रशिया को यहाँ पे बॉन्ड से ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया ने काफ़ी लंबे समय से कोई भी बॉन्ड जारी नहीं किए हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने टारगेट किया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, जो कि रशिया के हैं। यूके ने भी क्या किया है, 5 रशियन बैंक्स पे सैंक्शंस इम्पोज की हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडोज, इनके गवर्नमेंट के भी द्वारा जो बोला गया है कि जो रशिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दी हैं, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिए यूक्रेन में, वहाँ से भी हम कोई फाइनेंशियल ट्रेड या लेन देन नहीं करेंगे। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है फुमिया किशिदा, वो कहते हैं कि हम यूक्रेन पे इन्वेट किया है, इसलिए रशिया पे हम सैंक्शंस लगाते हैं कि हम रशियन बॉन्ड्स को इशू नहीं होने देंगे, और सारे जो असेट्स हैं प्रेसिडेंट के और जो भी रशियन के पॉलिटिशियंस हैं, उन सब के अकाउंट्स को हम फ्रीज कर देंगे, उनके असेट्स को फ्रीज करने की बात की गई है। ये तो सारी बातें हो गई सैंक्शंस के बारे में। अब देखिएगा सैंक्शन के पहले की घटना देखते हैं। सैंक्शंस तो अभी लगाए, सैंक्शन के पहले क्या हुआ था, यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी एक मीटिंग हुई थी।
ठीक है, आप सभी को पता है यूएनएससी में 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो टेम्पररी मेंबर होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2-2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पे जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसके लिए रशिया के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि आप इस एग्रेशन को ख़त्म करो, इस इन्वेजन को ख़त्म करो और विदाउट एनी डिमांड अपनी जो ट्रूप्स हैं उनको वापस ले लो। ये रेजोल्यूशन यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया गया। एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन आर डिमांडिंग द इमीडिएट विथड्रॉल ऑफ इट्स ट्रूप। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मेंबर थे, इन सभी मेंबर ने वोट देना शुरू किया। तो 11 मेंबर ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया कि हाँ, रशिया के अगेंस्ट निंदा प्रस्ताव दिया कि जो वो इन्वेड कर रहा है, जो वो वॉर कर रहा है, वो गलत है। अब भारत की बात करते हैं, चाइना और यूएई। तो इंडिया, चाइना और यूएई ने क्या कर दिया, एब्सटेन कर दिया। मतलब ना हमें फेवर में वोट करना है रशिया के, ना हमें रशिया के अगेंस्ट में वोट करना है। ठीक है, और फिर फाइनली रशिया ने क्या किया, वीटो का यूज़ कर दिया। और जब रशिया ने वीटो का यूज़ किया तो ये पूरा जो आपका ये यूएनएससी ने जो रेजोल्यूशन पास किया था, ये पूरा का पूरा जो है वो नल एंड वॉइड हो गया। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। तो आपको याद रखना है, फेवर में 11 कंट्री ने वोट दिया, इंडिया ने वोट नहीं किया, अपने आप को वोटिंग से दूर रखा, चाइना और यूएई ने भी अपने आप को वोटिंग से दूर रखा। तो यहाँ पे चाइना का रीज़न तो समझ में आता है। चाइना और रशिया के रिलेशन आपने देखे होंगे, बीजिंग ओलंपिक के समय भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और चाइना और यूएसए के बीच में वैसे भी थोड़ा सा आपने कोल्ड वॉर देखा ही है। तो चाइना रशिया को सपोर्ट करता है, इसलिए इससे उसने वोटिंग से दूर रखा। अब यूएई का क्या रीज़न था, तो ओपेक प्लस का मेंबर रशिया है, ओपेक का मेंबर यूएई है। जब भी गैस और ऑयल के प्राइसेस डिसाइड करने होते हैं तो इन कंट्रीज आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पे एक पार्टनर आप देख सकते हैं कि यूएई जो है वो एक पार्टनर बनता हुआ दिखाई दे रहा है रशिया के साथ। अब इंडिया का क्या रीज़न है, तो इंडिया के हिस्टोरिकल रीज़न भी हैं और हमारे जो ट्रेड हम करते हैं रशिया से, तो हमारे इकोनॉमिक रीज़न भी हैं। आपने देखा होगा अभी हमने असॉल्ट राइफल जो 6.5 लाख असॉल्ट राइफल का भी ऑर्डर रशिया को दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या रीज़न था जिसके कारण रशिया के अगेंस्ट उसने वोट नहीं किया या फिर अपने आप को वोटिंग से दूर रखा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इसके पहले किसी देश पे स्विफ्ट सैंक्शन लगाए गए थे, तो आंसर है हाँ। अगर आप बात करेंगे 2012 में, तो ईरान पर स्विफ्ट सैंक्शन लगाए गए थे जिसके कारण ईरान की इकोनॉमी पे बहुत असर हुआ था। वैसे अगर अब यहाँ पे रशिया पे स्विफ्ट सैंक्शन लगाए गए हैं तो रशियन करेंसी में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा, मतलब रूबल में भी आपको बहुत ज़्यादा फॉल अब देखने को मिल सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि 15 मेंबर है, 5 परमानेंट है और 10 जो है वो टेम्पररी मेंबर हैं। तो 2 एशिया से चुने जाते हैं, 3 अफ्रीका से, 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से, 1 मेंबर ईस्टर्न यूरोप से और 2 मेंबर वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्री से आते हैं। तो अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके जो है वो परमानेंट मेंबर है। और यहाँ पे अगर टेम्पररी मेंबर की बात करते हो तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई, ये सभी आपके टेम्पररी मेंबर हैं। तो आपको याद रखना है कि इंडिया और यूएई ने जो है एब्सटेंड कर दिया, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर हो गई थी चीज़ें। चलो अब आगे अगर हम बात करते हैं वीटो पावर क्या होती है, तो देखिएगा जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति नेगेटिव वोट करता है या अगेंस्ट में वोट करता है या वीटो यूज़ करता है, तो ये पूरा का पूरा जो भी आपका रिजोल्यूशन है वो कैंसिल मान लिया जाता है। ऐसा रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अप्रूव्ड अगर कोई भी व्यक्ति वीटो का यूज़ करता है। अगर हम 1992 से बात करते हैं तो रशिया एक ऐसी कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा बार वीटो का यूज़ किया है, उसके बाद यूएसए और चाइना के द्वारा सबसे ज़्यादा वीटो का यूज़ किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2022 तक रशिया ने 118 टाइम्स वीटो का यूज़ किया है, 82 टाइम्स यूएसए ने, यूके ने 29 टाइम्स और यहाँ पे देखेंगे फ्रांस ने 16 बार, चाइना ने 17 बार जो है वो वीटो का यूज़ किया है। तो रशिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। रशिया ने भारत के लिए भी वीटो का यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन ये बन गई थी कि भारत जो है वो इस वोटिंग से दूर रहा। यहाँ से तो वोटिंग से दूर रह लिया, लेकिन अभी कुछ दिनों में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जहाँ पे 193 कंट्री वोट करने वाली हैं, अब उसमें हमें देखना पड़ेगा कि तब भारत का, चाइना का, यूएई का वहाँ पर क्या स्टैंड होता है, क्या वो वोट करते हैं या नहीं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि यूक्रेन के
प्रेसिडेंट जो हैं जेलेंस्की, उनके द्वारा भी भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फ़ोन किया गया था और बोला गया था कि आप हमारे फेवर में वोट करो। वहीं रशिया जो है वो भारत को थैंक्स कह रहा है कि अच्छा है आपने वोट नहीं किया। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो वोटिंग होने वाली है वहाँ पर भारत का स्टैंड क्या रहेगा। अब यहाँ पे कैसे रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया को यूएन में, तो हमें पता है हमारा एक बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है जो कि है कश्मीर। तो यहाँ पे रशिया ने फेवर में वोट किया था जब यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कश्मीर के लिए। तो तब रशिया ने वीटो यूज़ करते हुए कहा था ये उनका इंटरनल मैटर है, वो खुद सुलझाएंगे। तो वहाँ पे भी इन्होंने साथ दिया था। इसके अलावा 4 बार अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भारत के फेवर में वीटो किया गया है। 1957, 1962, 1971 में रशिया अकेला ऐसा देश था जिसने भारत के लिए वीटो किया था। ठीक है, जैसे कि 1961 में जब गोवा जो पोर्चुगल के अंदर था, क्योंकि सबसे पहले इन्वेट करने वाले पोर्चुगल्स थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी वही थे, तो उस समय इन्होंने भारत का साथ दिया। साथ ही साथ 2019 में जब हमने 370 को हटाया और जम्मू और लद्दाख को हमने यूटी बनाया, तो उस समय भी जो है वो रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ था। इसलिए हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया गया, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया गया। ठीक है, ये बात भी क्लियर हुई। अब तीसरा हमारा मुद्दा है ऑपरेशन गंगा। अब यहाँ पे अब यूक्रेन में काफ़ी सारे भारतीय स्टूडेंट वहाँ पर स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था, लगभग 20,000 इंडियंस जो हैं वो कहाँ पर हैं, यूक्रेन में हैं। लेकिन जब एयर इंडिया का विमान जाता है इनको लेने के लिए, तो वहाँ पे कोई भी फील्ड इनको मिलती नहीं है जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट उतर सके और इनको एवोकेट कर सके। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। तो यहाँ पे जो भी यूक्रेन की बॉर्डर पे कंट्रीज हैं, जैसे कि पोलैंड है, हंगरी है, ठीक है, तो इन सब कंट्रीज तक अगर ये भारतीय पहुंच जाएंगे बॉर्डर तक, तो वहां से एयर इंडिया का जो विमान है उनको लेके आएगा। तो ये बात मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा की गई है कि हमने ऑपरेशन गंगा शुरू किया, जिसमें हमारा काम है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं उनको भारत में लाना है। तो कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर भारत लाया गया है ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत। तो ये है ऑपरेशन गंगा। इसका नाम याद रखना, ये किस लिए शुरू किया गया था, क्योंकि बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है यूक्रेन और रशिया वॉर। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन गंगा का रिलेशन किससे था। आई होप आपको ये तीनों मैटर समझ में आए होंगे कि स्विफ्ट क्या होता है, सैंक्शन लगाने पे रशिया की इकोनॉमी किस तरीके से खराब हो सकती है। अगला आप लोग ने देखा कि वीटो क्या होता है, रशिया ने किस तरीके से वीटो का यूज किया और भारत का स्टैंड आपने देखा। साथ ही साथ आपने ऑपरेशन गंगा को समझा। ये पूरा आज का मुद्दा था। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जा रही हूँ जिनके आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन द वर्ल्ड, आर्सेनल, इज लोकेटेड इन। तो सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन वर्ल्ड में कहाँ पर है, यूक्रेन, रशिया, फिनलैंड या फिर बेलारूस। साथ ही साथ बेलारूस के भी जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उन पे भी सैंक्शंस लगाने का काम शुरू किया गया है, क्योंकि बेलारूस जो है वो हमेशा से रशिया का सपोर्टर रहा है और बेलारूस के जरिए भी जो है वो रशिया इन्वेड कर रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप और एशिया को कौन सेपरेट करता है, कैस्पियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, कैस्पियन सी एंड मेडिटेरियन ओशियन, कैस्पियन सी एंड यूराल माउंटेन और अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। तो जो आंसर हैं आपके दोनों क्वेश्चंस के, आप हमें कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा, हम आपको सही आंसर भी वही बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।